सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के यूनिट 4 का, जिसका नाम है रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आपने मेरी लास्ट 3 यूनिट्स की वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर देख लीजिएगा। ऑल्सो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो इसका सबसे पहला टॉपिक है कि इंटर क्लाउड क्या होता है। तो इंटर क्लाउड एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें बहुत सारे क्लाउड्स को कनेक्ट किया जाता है, ताकि इंटरऑपरेबिलिटी जो होती है और पोर्टेबिलिटी जो है इन क्लाउड नेटवर्क्स की, उसको अच्छा किया जा सके किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे। इंटर क्लाउड जो है उसमें क्लाउड नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट क्लाउड हो, चाहे हाइब्रिड क्लाउड हो। ये सारे क्लाउड्स इसके अंदर कनेक्टेड होते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि इंटरऑपरेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी जो है क्लाउड नेटवर्क्स की, उसको इम्प्रूव किया जा सके। बेनिफिट्स क्या है इंटर क्लाउड एनवायरनमेंट की? पहला कि ये वेंडर लॉक इन जो होता है उसको अवॉइड करता है, मीन्स इट अवॉइड्स वेंडर लॉक इन इनटू द क्लाउड क्लाइंट। इसकी वजह से हम एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड को जोग्राफिकल लोकेशन से, कहीं पे भी बैठ के हम क्लाउड नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी एप्लीकेशन रिजाइलेंसी को भी एनहेंस कर सकते हैं। इनके पास इंटर क्लाउड एनवायरनमेंट में बेटर सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है क्लाउड क्लाइंट के साथ में। ये ऑन डिमांड एक्सपेंड कर सकता है। इट इज़ द एडवांटेज फॉर क्लाउड प्रोवाइडर। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? पहला बेनिफिट तो ये है कि ये वेंडर लॉक इन जो होता है क्लाउड क्लाइंट के लिए, उसको अवॉइड करता है। दूसरा, क्लाउड को कोई भी बंदा किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन से बैठ के एक्सेस कर सकता है। जो क्लाउड का क्लाइंट है वो क्लाउड को किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन से बैठ के एक्सेस कर सकता है। इसके पास बेटर लेवल ऑफ SLA एग्रीमेंट होते हैं, यानी कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो होते हैं क्लाउड क्लाइंट के साथ, वो बेटर होते हैं इंटर क्लाउड के साथ। इंटर क्लाउड में ये ऑन डिमांड एक्सपेंड कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड्स की जो कनेक्टिविटी है वो एक साथ ही होती है। अब बात करते हैं इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। तो इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि क्लाउड्स के बीच में रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना इंटर क्लाउड मैनेजमेंट का काम होता है। तो इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हम एफिशिएंट मैनेजमेंट करते हैं रिसोर्सेज का अक्रॉस मल्टीपल क्लाउड एनवायरनमेंट्स। बहुत सारे क्लाउड एनवायरनमेंट्स के लिए हम एफिशिएंट मैनेजमेंट करते हैं रिसोर्सेज का, चाहे वो किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन पे हो या किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, लेकिन उनको रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करवाना, ये इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो इट इनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशंस टू ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये इनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशंस को कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज किया जा सके, कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके रिसोर्सेज की। और ये भी इंश्योर करती है कि जो रिसोर्सेज हैं वो सिक्योर और कंप्लाइंट मैनर में यूज हों, ठीक। आप इनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं नोट्स के, बाकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वरना फिर आपको चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो 2 टाइप के इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट होते हैं हमारे पास। एक होता है फेडरेशन क्लाउड, दूसरा होता है मल्टी क्लाउड। तो फेडरेशन क्लाउड में क्या होता है? जो फेडरेशन क्लाउड में जो बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो कोलैबोरेट करते हैं ताकि वो रिसोर्सेज को ओपन मेयर में शेयर कर सकें। फेडरेशन में क्या हो रहा है कि सेवरल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो वॉलंटरीली कोलैबोरेट करेंगे एक साथ, ताकि वो रिसोर्सेज को ओपन मैनर में शेयर कर सकें। ये जो फेडरेशन क्लाउड है वो प्राइवेट क्लाउड पोर्टफोलियोज को अलाउ करता है कि वो रिसोर्सेज जो हैं दूसरे क्लाउड्स के, उनको एक्सेस कर पाए जब भी वो चाहें। तो फेडरेशन क्लाउड क्या है? इन दिस टाइप ऑफ इंटर क्लाउड सेवरल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वॉलंटरीली कोलैबोरेट करते हैं ताकि वो जो रिसोर्सेज हैं उनको ओपन मेयर में शेयर कर सकें। ये प्राइवेट क्लाउड पोर्टफोलियोज को ये भी अलाउ करता है कि ये बाकी जो क्लाउड्स हैं उनके जो रिसोर्सेज हैं उसका एक्सेस कर सकें जब भी ये चाहें। बात करते हैं मल्टी क्लाउड की। तो ये जो है इट्स इन्वॉल्व्स ए क्लाइंट और सर्विस मेकिंग यूज ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लाउड्स। इसमें क्या होता है कि कोई भी क्लाइंट हो या कोई भी सर्विस हो, वो मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लाउड्स का यूज कर सकता है। मल्टी क्लाउड इकोसिस्टम में
कोई भी शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है अक्रॉस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। तो इनके पास कोई भी वॉलंटरली शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के पास। और इसमें क्या होता है कि क्लाइंट की ही और उनके एजेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रिसोर्सेज को मैनेज करें और शेड्यूलिंग को मैनेज करें। तो फेडरेशन और मल्टी क्लाउड में डिफरेंस क्या है कि फेडरेशन में जो प्राइवेट क्लाउड पोर्टफोलियोज हैं वो रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं दूसरे क्लाउड के, लेकिन मल्टी क्लाउड में ऐसा नहीं है। इसमें क्लाइंट और एजेंट जो होगा वही रेस्पॉन्सिबल होगा रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए और शेड्यूल करने के लिए। तो फेडरेशन क्लाउड में सारे सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो एक साथ कोलैबोरेट करते हैं ताकि वो रिसोर्सेज को शेयर कर सकें ओपन मैनर में। लेकिन मल्टी क्लाउड में क्या होता है कि क्लाइंट और सर्विस ही मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लाउड जो है उनका यूज करता है। बात करते हैं चैलेंजेस फेस्ड इन फेडरेशन ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो ये चैलेंजेस हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। पहला है सिक्योरिटी और प्राइवेसी। सिक्योरिटी और प्राइवेसी को एंश्योर करना जब हम रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं मल्टीपल क्लाउड एनवायरनमेंट में, ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है। मींस इसके लिए क्या चैलेंजिंग है फेडरेशन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी को कैसे मैनेज करना है। तो इसको मैनेज करने के लिए जो फेडरेशन क्लाउड्स हैं वो रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स का यूज करना चाहिए और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करें ताकि ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ कॉम्प्लायंस मेंटेन कर सकें। तो पहला चैलेंज क्या है कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी को मेंटेन करना, जिसमें कि हमारे पास ये चैलेंज होता है फेडरेशन क्लाउड में कि हम कैसे सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो है डेटा का और रिसोर्सेज का मल्टीपल क्लाउड एनवायरनमेंट्स में है उसको कैसे हम सिक्योर करेंगे, प्राइवेट करेंगे। तो इसकी जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए फेडरेशन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स लगाते हैं ताकि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और कंप्लायंस मेंटेन किया जा सके रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। दूसरा है इंटर ऑपरेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी। तो इसका है ensuring that different cloud environments can seamlessly communicate and exchange resources is crucial for successful federation। तो सक्सेसफुल फेडरेशन के लिए ये बड़ा ही चैलेंजिंग होता है कि बहुत सारे क्लाउड एनवायरनमेंट्स में एक साथ कम्युनिकेशन हो सके ताकि वो रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर सकें इन वेरी प्रोटेक्टेड एंड क्रूशियल मैनर। तो ये चैलेंजिंग है। तो this involves addressing compatibility issues related to API, image formats and access methods। इसमें क्या होता है कि compatibility issues आ जाते हैं जिसकी वजह से ये चैलेंजिंग है। तीसरा है परफॉर्मेंस एंड नेटवर्किंग कॉस्ट। तो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को अचीव करना और नेटवर्किंग कॉस्ट को मिनिमाइज करना ये इसेंशियल होता है फेडरेटेड क्लाउड्स के लिए, जिसकी वजह से हमको इस चैलेंज को क्या करने के लिए, टैकल करने के लिए हमको एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन करना होगा और लोड बैलेंसिंग करना होगा मल्टीपल क्लाउड एनवायरनमेंट्स में। तभी जाकर के हम ये परफॉर्मेंस एंड नेटवर्किंग कॉस्ट जो है इसको क्या कर पाएंगे, ऑप्टिमाइज कर पाएंगे और इस चैलेंज को टैकल कर पाएंगे। आई होप समझ गए होंगे सिक्योरिटी और प्राइवेसी को मेंटेन करना एक चैलेंजिंग काम है। इसके लिए इंटरऑपरेटिबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी जो होता है इसको मैनेज करना बहुत क्या काम है, चैलेंजिंग काम है। क्योंकि इंटरऑपरेटिबिलिटी क्या होता है कि बहुत सारे क्लाउड एनवायरनमेंट्स एक साथ कम्युनिकेट करते हैं ताकि वो रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। तीसरा है परफॉर्मेंस एंड नेटवर्किंग कॉस्ट। अब सेंट्रलाइज्ड जो इंटर क्लाउड फेडरेशन होता है इसमें क्या होता है कि सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है लोड का सेट ऑफ क्लाउड डेटा सेंटर्स के बीच में। जैसे क्लास का एग्जांपल क्या है कि हमारे पास ये क्लास है, इसमें ये सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक टीचर है। तो टीचर उसके पास जो भी पार्टिकुलर लोड होगा वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक। और ये यहाँ से रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये हमारे सेंट्रलाइज्ड इंटर क्लाउड फेडरेशन का एग्जांपल है। तीसरा है मल्टी क्लाउड सर्विस। मल्टी क्लाउड सर्विस जो होती है इसमें क्लाइंट और सर्विस जो है वो यूज करते हैं न्यूमरस इंडिपेंडेंट क्लाउड्स का ताकि वो अपनी जो रिसोर्सेज है उसको पा सकें या अपना जो भी काम है वो कर सकें। जिसकी वजह से वॉलंटरली शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में तो दिस टोपोलॉजी जो है इट इन्वॉल्व्स अ क्लाइंट और सर्विस मेकिंग यूज ऑफ न्यूमरस इंडिपेंडेंट क्लाउड्स lacking voluntary shared infrastructure across cloud service providers। मल्टी क्लाउड सर्विस में क्या हो रहा है कि जो क्लाइंट और सर्विस हैं वो बहुत सारे न्यूमरस इंडिपेंडेंट क्लाउड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो टोपोलॉजीज हैं ये डायनामिक कोऑर्डिनेशन को इनेबल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड को इनेबल करते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट को इनेबल करते हैं अमंग मल्टीपल क्लाउड एनवायरनमेंट्स, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, एफिशिएंसी आती है ताकि वो जो क्लाउड रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन सही से कर पाएं।
तो ये सारे जो टोपोलॉजी क्यों यूज की जाती हैं, ताकि डायनामिक कोऑर्डिनेशन हो पाए, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए, रिसोर्स मैनेजमेंट हो सके, और ऑर्गेनाइजेशंस को फ्लेक्सिबिलिटी आए, परफॉर्मेंस अच्छी हो उनकी उनके काम में। अगला है रिसोर्स प्रोविजनिंग क्या होती है। ठीक है, तो रिसोर्स प्रोविजनिंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिससे हम एलोकेट करते हैं और मैनेज करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज को, जैसे कि प्रोसेसिंग पावर को मैनेज करना और एलोकेट करना, स्टोरेज को एलोकेट करना, नेटवर्क्स को मैनेज करना, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर्स की जो नीड्स हैं वो मीट कर पाए। तो रिसोर्स प्रोविजनिंग क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग में? इट इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग एंड मैनेज आईटी रिसोर्सेज, जैसे कि प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज, नेटवर्क, टू मीट द नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और ए कस्टमर। इसमें क्या होता है, इसमें इट इन्वॉल्व्स चूजिंग, डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर to ensure application performance and to meet the organization requirements। इसमें क्या होता है, ये चूज करते हैं, डिप्लॉय करते हैं और मैनेज करते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स को जिससे कि एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो सके और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो सकें। तो रिसोर्स प्रोविजनिंग का गोल क्या है? इसका गोल ये है कि efficiently allocate और manage resources। The goal of resource provisioning is to efficiently allocate and manage resources to meet the organization's needs while minimizing cost and ensuring optimal performance। इसका गोल ये है कि कैसे भी करके हमको resources को allocate करना है और manage करना है ताकि किसी भी organization की जो requirements हैं वो पूरी हो सके। इसके साथ साथ जो ये resource allocation और managing की जो cost है उसको भी minimize करे ताकि एक optimal performance दे पाए। तो टाइप ऑफ रिसोर्स प्रोविजनिंग मेथड्स के बारे में बात करते हैं। तो 3 टाइप्स के रिसोर्स प्रोविजनिंग मेथड्स हैं हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। पहला है एडवांस प्रोविजनिंग, दूसरा डायनेमिक प्रोविजनिंग मेथड और तीसरा यूजर सेल्फ प्रोविजनिंग मेथड। तो एडवांस प्रोविजनिंग में क्या हो रहा है, ये जो प्रोविजनिंग है इसमें जो आईटी रिसोर्सेज हैं वो बेस्ड होती हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट के ऊपर, किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के और कस्टमर के बीच में। तो एडवांस प्रोविजनिंग में क्या होता है, ये प्रोविजनिंग डिपेंड करती है सर्विस लेवल एग्रीमेंट के ऊपर बिटवीन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एंड कस्टमर। ये जो एग्रीमेंट होता है इनके बीच में वो ही स्पेसिफाई करता है टाइप एंड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड। जैसे आप जियो का कोई प्लान खरीदते हो तो आप उसी प्लान के जो बेनिफिट्स हैं वही एक्सेस कर सकते हो। ये एडवांस प्रोसेसिंग में होता है क्योंकि हमारे पास एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट है कि हमने ये प्लान लिया है इतने टाइम पीरियड के लिए और इतना ही रिसोर्सेज हम यूज कर सकते हैं। दूसरा है डायनामिक प्रोविजनिंग। तो इस टाइप की प्रोविजनिंग में क्या होता है कि जो एलोकेशन होता है रिसोर्सेज का वो डायनामिकली एडजस्ट किया जा सकता है। डायनामिक प्रोविजन में क्या है कि दिस टाइप ऑफ प्रोविजनिंग अलाउज फॉर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू बी एडजस्टेड डायनामिकली बेस्ड ऑन द चेंजिंग नीड्स ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की चेंजिंग नीड्स के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज के एलोकेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें ये होता है डायनामिक प्रोविजनिंग में। डायनामिक प्रोविजनिंग में क्या हो रहा है, जैसे आप जियो यूज कर रहे हो, ठीक, तो आपको चाहिए कि आज आपके लिए कम से कम 4 GB डेटा हो या 5 GB डेटा हो, तो उसके लिए आपको प्लान ऐसा रखना होगा जिससे कि जब भी आप चाहें इतना डेटा ले सकते हैं। डायनामिक प्रोविजनिंग में ये होता है। अगला है यूजर सेल्फ प्रोविजनिंग। यूजर सेल्फ प्रोविजनिंग जो होती है ये अलाउ करती है कस्टमर्स को कि वो प्रोविजन कर सकें और मैनेज कर सकें अपने रिसोर्सेज को विद द हेल्प ऑफ ए सेल्फ सर्विस पोर्टल। समझ गए होंगे। एडवांस प्रोविजनिंग बेस होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट पे। डायनामिक प्रोविजनिंग में जो एलोकेशन होता है रिसोर्सेज का वो नीड की मतलब कस्टमर की नीड के हिसाब से चेंज हो सकता है डायनामिकली। और यूजर सेल्फ प्रोविजनिंग में क्या होता है कि कस्टमर का ये जो प्रोविजनिंग है ये अलाउ करती है कस्टमर को टू प्रोविजन एंड मैनेज देयर ओन रिसोर्सेज थ्रू ए सेल्फ पोर्टल, थ्रू ए सेल्फ सर्विस पोर्टल। तो ये जो प्रोविजनिंग है वो इनेबल करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस को टू एलोकेट एंड मैनेज आईटी रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंश्योरिंग ऑप्टिमल परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो ये सारी की सारी जो हमारे पास क्या है प्रोविजनिंग है ये अलाउ करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस को कि जो इनके रिसोर्सेज हैं उनको ये एलोकेट कर सकें एफिशिएंटली और मैनेज कर सकें ताकि एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस जो है वो एंश्योर हो सके और कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ सके। अगला है पैरामीटर्स कौन कौन से यूज होते हैं रिसोर्स प्रोविजनिंग के लिए। तो पैरामीटर्स यूज्ड फॉर रिसोर्स प्रोविजनिंग इन ए क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट इंक्लूड क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर्स।
ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं अवेलेबिलिटी, रिसोर्स अवेलेबिलिटी कितनी है रिसोर्सेज की, थ्रूपुट कितना है और रेस्पॉन्स टाइम कितना है उन रिसोर्सेज को लेने का। दूसरा पावर यूसेज। तीसरी है कॉस्ट। जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है क्लाउड यूजर का वो ये होता है कि अपनी रिसोर्सेज का रेंट करना दूसरों को एट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। चौथा है कैपेसिटी प्लानिंग। तो कैपेसिटी प्लानिंग एसेंशियल होती है टू प्रिवेंट इश्यूज विद ओवर एंड अंडर प्रोविजनिंग। ठीक, तो ये 4 पैरामीटर्स के ऊपर हम रिसोर्स प्रोविजनिंग करते हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है उसको मेंटेन किया जा सके, पावर यूसेज को मेंटेन किया जा सके, कॉस्ट को मैनेज किया जा सके और कैपेसिटी की प्लानिंग की जा सके। बात करते हैं ग्लोबल एक्सचेंज क्या होता है क्लाउड रिसोर्सेज का। तो कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ क्लाउड रिसोर्सेज इन क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वॉल्व्स द शेयरिंग एंड एलोकेशन ऑफ क्लाउड रिसोर्सेज अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे क्लाइंट जो बैठे हैं उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको एक दूसरे के साथ शेयर किया जा सके और एलोकेट किया जा सके, ताकि लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन सर्विस जो है कंज्यूमर्स की फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड उसको सपोर्ट किया जा सके। ये कंसेप्ट है हमारे ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ क्लाउड रिसोर्सेज का। तो द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ क्लाउड रिसोर्सेज इन क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वॉल्व्स द शेयरिंग एंड एलोकेशन ऑफ क्लाउड रिसोर्सेज अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस, ताकि जो लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन सर्विसेज है कंज्यूमर्स की अराउंड द वर्ल्ड उसको सपोर्ट किया जा सके। एक अब बात करते हैं स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी चैलेंजेस। एक डायग्राम से समझेंगे कि क्लाउड की सिक्योरिटी के चैलेंजेस कौन कौन से हैं। तो ये डायग्राम है हमारे पास। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस की 3 पार्ट्स हैं, एक डिप्लॉयमेंट चैलेंजेस, एक सर्विस मॉडल चैलेंजेस और एक नेटवर्क इश्यूज। डिप्लॉयमेंट चैलेंजेस में प्राइवेट, पब्लिक और हाइब्रिड क्लाउड्स के बीच में जो चैलेंजेस आएंगे उनको देखेंगे। पहला है क्लाउडिंग एंड रिसोर्स पूलिंग, जिसमें कि डेटा डुप्लीकेसी से बचना होगा। मोटिलिटी ऑफ डेटा एंड डेटा रेसिडुअल्स, कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे शेयर करते हैं तो डेटा के कुछ रेसिड्यूज रह जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हैकर्स हैं उसकी मदद से उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। तीसरा है इलास्टिक पैरामीटर्स। फिर है मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट, जैसे अगर हम मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट में या कि मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज को शेयर करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि अटैकर्स अटैक कर सकते हैं, जिससे हमारा डेटा खराब हो सकता है या करप्ट हो सकता है। अनएनक्रिप्टेड डेटा रखते हैं तो कोई भी उसको एक्सेस कर जाएगा, तो ये डिप्लॉयमेंट चैलेंज है। अगला है ऑथेंटिकेशन नहीं है उसका अच्छी तरीके से और उसकी आइडेंटिटी मैनेजमेंट नहीं है उसके अंदर, तो भी ये खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये डिप्लॉयमेंट चैलेंजेस हैं। बात करते हैं सर्विस मॉडल की। सर्विस मॉडल 3 तरीके के होते हैं, सास, पास एंड IaaS। इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इनके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं डेटा लीकेज की, मलिशियस अटैक्स की, बैकअप और स्टोरेज सही से नहीं हो पाया तो दिक्कत आ जाएगी, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज की वजह से सर्विस हाईजैकिंग और वर्चुअल मशीन होपिंग। वर्चुअल मशीन होपिंग क्या होती है, जिसमें जो अटैकर्स हैं वो वर्चुअल मशीन के अंदर एक्सेस ले लेते हैं। तो ये हमारे सर्विस मॉडल के चैलेंजेस हैं। बात करते हैं नेटवर्क इश्यूज की। नेटवर्क इश्यूज में क्या हमको ब्राउजर की सिक्योरिटी रखनी है, ये चैलेंजिंग है। SQL इंजेक्शन अटैक आ जाते हैं, उनको चैलेंजिंग, ये चीज़ चैलेंजिंग है। फ्लडिंग अटैक्स आ जाते हैं, XML सिग्नेचर और एलिमेंट रैपिंग हो जाती है। इनकम्प्लीट डेटा डिलीशन अगर हम करते हैं तो क्या होता है कि कोई भी हैकर उसको एक्सेस कर सकता है और कभी कभी लॉक-इन्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई बंदा क्या करता है, जैसे मान के चलिए एक वेंडर अगर ये बंद हो गया तो यहाँ से कोई एक्सेस नहीं कर सकता है चीज़ों को, तो ये लॉक-इन्स के अंदर होता है। तो यही सारे चैलेंजेस हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। डिप्लॉयमेंट, सर्विस मॉडल, नेटवर्क इश्यूज। नेटवर्क इश्यूज में आपको क्या करना है, ये सारा डायग्राम प्लीज सही से पढ़ के जाना, क्योंकि ये डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इस डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और ये जो चैलेंजेस हैं इनको एक एक करके आपको समझाना पड़ेगा कि ब्राउजर सिक्योरिटी क्या होती है, SQL इंजेक्शन क्या होता है, फ्लडिंग अटैक क्या होता है। अगर मैं इसको समझाने लग गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं आपको एक डायग्राम की मदद से ही बता दे रहा हूँ, बताया है मैंने कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलिए बात करते हैं क्लाउड सिक्योरिटी कंट्रोल्स की। तो क्लाउड सिक्योरिटी कंट्रोल क्या है, ये सेट ऑफ मेथड्स और गाइडलाइंस हैं जिनको डिजाइन किया गया है ताकि जो क्लाउड एनवायरनमेंट है उसको सेफ गार्ड किया जा सके फ्रॉम वल्नरेबिलिटीज एंड मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ मालिशियस अटैक्स। तो क्लाउड सिक्योरिटी कंट्रोल क्या है, ये एक सेट ऑफ मेजर्स है और गाइडलाइंस हैं जो कि डिजाइन किए गए हैं ताकि जो क्लाउड एनवायरनमेंट है उसको सेफ गार्ड किया जा सके अगेंस्ट malicious attacks and vulnerabilities. तो these controls are essential for protecting cloud data. तो ये जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं ये इसलिए एसेंशियल है ताकि जो क्लाउड का डेटा उसको किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट किया जा सके और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम वेरियस थ्रेट्स।
तो इनको हम बहुत सारे टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव कंट्रोल। तो बहुत सारे टाइप्स में हम क्लाउड सिक्योरिटी कंट्रोल्स को कैटेगराइज करते हैं। कुछ क्लाउड सिक्योरिटी कंट्रोल्स को हम पढ़ने वाले हैं। पहला है प्रिवेंटिव कंट्रोल। तो प्रिवेंटिव कंट्रोल का एम क्या होता है कि वल्नरेबिलिटीज जो है क्लाउड सिस्टम के अंदर, उनको प्रिवेंट किया जा सके सिक्योरिटी ब्रीचेस के थ्रू। ठीक है, तो दीज कंट्रोल्स आर एम्ड एट एड्रेसिंग वल्नरेबिलिटीज इन क्लाउड सिस्टम टू प्रिवेंट सिक्योरिटी ब्रीचेस। इनमें क्या होता है कि हम एक्सेस कंट्रोल जो है, किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना है, इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। एनक्रिप्शन कर सकते हैं डेटा का, और आइडेंटिटी मैनेजमेंट रख सकते हैं कि भाई ये आइडेंटिटी आई है, अगर ये हमारे डेटा से मैच हो रही है या इसका डेटा हमारे डेटा के अंदर है तो ही ये एक्सेस कर सकता है हमारी इन्फॉर्मेशन को, वरना नहीं। तो ये प्रिवेंटिव कंट्रोल में आता है। दूसरा है डिटेक्टिव कंट्रोल। तो डिटेक्टिव कंट्रोल में क्या होता है कि ये आइडेंटिफाई करता है और रेस्पॉन्ड करता है सिक्योरिटी थ्रेट्स को। मान के चलो कोई सिक्योरिटी थ्रेट आ गई, ठीक है, कोई सिक्योरिटी बग आ गया ऐसा, तो उसको ये आइडेंटिफाई करेगा और उसको तुरंत के तुरंत रेस्पॉन्ड करेगा। तो इसमें क्या होता है, इंट्रूशन डिटेक्टिव सिस्टम का यूज करते हैं, ये सिक्योरिटी मॉनिटरिंग टूल्स का यूज करते हैं, और सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस का यूज करते हैं डिटेक्टिव कंट्रोल में। डिटेक्टिव कंट्रोल कुछ नहीं है, जैसे मान के चलिए आपके प्रोग्राम में कुछ बग आ गया, आपने उसको आइडेंटिफाई किया, उसको रिमूव कर दिया, ये डिटेक्टिव कंट्रोल में होता है। तीसरा है कोरोसिव कंट्रोल। कोरोसिव कंट्रोल में क्या होता है कि जब भी कोई अटैक होता है तो कोरोसिव कंट्रोल फील्ड में आता है, ताकि जो इम्पैक्ट है उस अटैक का, उसको मिनिमाइज किया जा सके। इस कंट्रोल के अंदर हम रिस्टोर सिस्टम्स का यूज करते हैं, डेटा को बैकअप करते हैं, और एक आइसोलेटेड कंप्रोमाइज्ड रिसोर्सेज का यूज करते हैं। ये हमारा कोरोसिव कंट्रोल के अंदर हो रहा होता है। कोरोसिव कंट्रोल तब काम आता है जब अटैक हो चुका है और कैसे भी करके अपना जो डेटा है उसमें जो इम्पैक्ट आएगा इस अटैक का, उसको मिनिमाइज करना है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए रिस्टोर सिस्टम्स का यूज करते हैं, हम डेटा बैकअप का यूज करते हैं, और एक आइसोलेटेड कंप्रोमाइज्ड रिसोर्सेज का यूज करते हैं। चौथा है डिटरेंट कंट्रोल। डिटरेंट कंट्रोल में क्या होता है, ये डिजाइन होते हैं ताकि जो पोटेंशियल अटैकर्स हैं उनको डिस्करेज किया सके, उनको मतलब बढ़ावा ना दिया जाए, उनको वहीं पे वहीं रोक दिया जाए जो अटैकर्स हैं, ताकि वो जो क्लाउड है उसको टारगेट करने से पीछे रहें। तो डिटरेंट क्लाउड्स आर डिजाइन टू डिस्करेज पोटेंशियल अटैकर्स फ्रॉम टारगेटेड क्लाउड सिस्टम्स। तो ये वार्निंग सिस्टम की तरह काम करते हैं, ताकि जो मालिशियस एक्टर्स हैं उनको ये क्या कर सकें, रोक सकें अटैक करने से, फ्रॉम अटेम्प्टिंग टू कॉम्प्रोमाइज क्लाउड रिसोर्सेज। तो ये जो है ये वार्निंग सिस्टम की तरह काम करते हैं, ताकि जो मालिशियस अटैकर्स हैं उनको टैकल कर सकें, ताकि किस चीज़ से, कि वो क्लाउड रिसोर्सेज जो हैं उनको अटैक ना कर पाए। ये डिटरेंट कंट्रोल्स में होता है। प्रिवेंटिव मतलब उसको पहले संपर्क रखना, ताकि वो कोई अटैक ना कर पाए। दूसरा डिटेक्टिव कंट्रोल मीन्स अगर कोई बग आ गया है तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको मैनेज कर देना। करेक्टिव कंट्रोल में क्या होता है कि अगर बग आ गया है, अटैक हो चुका है, तो कैसे भी करके उसके जो इम्पैक्ट है उनको मिनिमाइज करना। डिटरेंट कंट्रोल में क्या होता है कि हम पोटेंशियल अटैकर्स को वार्निंग दे देते हैं। ये क्लाउड सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगला है क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस क्या होती है। तो क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस क्या होती है, इट रेफर्स टू द मैनेजमेंट मॉडल। ये एक मैनेजमेंट मॉडल होता है जो फैसिलिटेट करता है इफेक्टिव और एफिशिएंट सिक्योरिटी क्लाउड एनवायरनमेंट के अंदर। तो क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस क्या है, ये एक मैनेजमेंट मॉडल है जो कि ये फैसिलिटेट करता है, ये फैसिलिटी देता है कि हमारी जो सिक्योरिटी है क्लाउड एनवायरनमेंट्स की वो इफेक्टिव हो और एफिशिएंट हो। तो इट इनकॉर्पोरेट्स ए हायरार्की ऑफ एग्जीक्यूटिव मैंडेट्स। इसके अंदर एग्जीक्यूटिव मैंडेट्स होते हैं, परफॉर्मेंस एक्सेप्शंस होते हैं, ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस की जाती हैं, ताकि जब इनको इम्प्लीमेंट किया जा सके तो एक बिजनेस की वैल्यू जो है एंटरप्राइज की, उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकें। तो इट इनकॉर्पोरेट्स ए हायरार्की ऑफ एग्जीक्यूटिव मैंडेट्स, परफॉर्मेंस एक्सेप्शंस, expectations, operational practices, structures and metrics that when implemented। जब ये सारी चीजें implement होंगी तो इसके रिजल्ट में क्या निकले, जो बिजनेस की वैल्यू है उसको ऑप्टिमाइज किया जा सके किसी भी एंटरप्राइज के लिए। ये क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस होता है। तो की ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस के, एक तो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हो, वैल्यू डिलीवरी हो, रिस्क मिटिगेशन हो, इसके अंदर इफेक्टिव यूज हो रिसोर्सेज का, और परफॉर्मेंस मेजरमेंट हो
ये इसके की ऑब्जेक्टिव्स हैं। मींस एक तो स्ट्रेटेजिक तरीके से चलना होगा ताकि जो सिक्योरिटी जो है उसको इफेक्टिव किया जा सके और एफिशिएंट किया जा सके। जो वैल्यू दे रहा कोई एंटरप्राइज उसकी डिलीवरी सही टाइम पे हो और परफॉर्मेंस के साथ हो। दूसरा, रिस्क जो है उनको हैंडल करने की कैपेबिलिटी हो और इफेक्टिव यूज कर सके रिसोर्सेज का और परफॉर्मेंस मेजरमेंट का। ये क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसके चैलेंजेस क्या हैं? पहला चैलेंज है लैक ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस। तो अगर इफेक्टिव गवर्नेंस में कोई लैक आ जाता है तो उसकी वजह से सिक्योरिटी ब्रीचेस आ सकते हैं, सिस्टम वल्नरेबिलिटीज आ सकती हैं, इनसफिशिएंट आइडेंटिटी एंड क्लाइंट मैनेजमेंट हो सकता है। तो ये लैक ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस जो है इसका एक चैलेंज है। दूसरा, डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये दूसरा चैलेंज है। इसमें क्या होता है कि क्लाउड गवर्नेंस चैलेंजेस जो हैं वो अराइज हो सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। मान के चलिए एक एंटरप्राइज है, एक कंपनी है, उसमें 4 स्टेक होल्डर्स हैं। अगर इनके बीच में कोई लड़ाई हो जाती है तो उससे कंज्यूमर्स का नुकसान हो जाता है। तो ये चैलेंजिंग है। दूसरा है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क। सो अनऑथराइज्ड डाउनलोड्स और इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर या स्टोरेज ऑफ इलीगल डेटा, वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क ओपन कर देता है। फिर है वेंडर लॉक-इन्स। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं अगर वेंडर लॉक इन हो जाता है उनमें तो उसमें डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो प्रोवाइडर्स और डेटा के बीच में स्विच कर सके। ये वेंडर लॉक इन के अंदर होता है। पांचवा है क्लाउड स्प्रॉल की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो होता है क्लाउड रिसोर्सेज का। अगर क्लाउड रिसोर्सेज का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाता है तो उसकी वजह से इनएफिशिएंसीज आ जाती हैं और कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। ये क्लाउड स्प्रॉल को मैनेज करना इसके लिए चैलेंजिंग है क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस के लिए। शेडो आईटी एंड अनवारंटेड यूसेज ऑफ cloud resources. So employees in various departments may not follow the rules and regulations leading to inefficient uses of cloud resources. Lack of data portability and interoperability ये चैलेंजिंग है क्योंकि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो कभी कभी सपोर्ट नहीं करते हैं डेटा पोर्टेबिलिटी को, इंटरऑपरेबिलिटी को, ताकि जो प्रोवाइडर्स हैं वो स्विच कर सकें और क्लाउड रिसोर्सेज को इंटीग्रेट कर सकें। टू एड्रेस दिस चैलेंजेस, इन चैलेंजेस को मीट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके अंदर रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स लगने चाहिए, जैसे कि एनक्रिप्शन हो गया, एक्सेस कंट्रोल हो गया, आइडेंटिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन हो गए, ताकि जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बीच में कॉम्प्लाइंस मेंटेन किया जा सके। चैलेंजेस कौन कौन से? पहला है लैक ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस, दूसरा पर्सपेक्टिव एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, तीसरा सिक्योरिटी और प्राइवेट रिस्क, चौथा वेंडर लॉक-इन्स, पांचवा क्लाउड स्प्रॉल। क्लाउड स्प्रॉल क्या है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, शेडो आईटी एंड अनवारंटेड यूज ऑफ क्लाउड रिसोर्सेज, सातवां है लैक ऑफ डेटा पोर्टेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। तो इसमें आपको यार मैं नोट्स तो दे ही दूंगा, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने आप से भी इसको पढ़ सकते हैं। अगला है हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस का। तो इसका ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट करना। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि ये इंश्योर करता है कि जो क्लाउड सिक्योरिटी पॉलिसीज है वो स्ट्रेटेजिकली अलाइन हो ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट मतलब कि मान के चलिए एक ऑर्गेनाइजेशन का एक कोई स्ट्रेटेजी है कि उसको इतने टाइम में अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है, तो उसी के हिसाब से अगर हम जो क्लाउड सिक्योरिटी है उसको अलाइन कर दें तो एक बहुत अच्छा क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस हो सकता है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमको स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट करना पड़ता है ताकि जो गोल्स हैं और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उनको मीट किया जा सके। दूसरा है वैल्यू डिलीवरी, मींस हम मैक्सिमाइज करेंगे वैल्यू को, मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू derived from cloud computing by optimizing resource utilization, improving efficiency and reducing cost। वैल्यू डिलीवरी में क्या होता है कि हम वैल्यू को मैक्सिमाइज करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग से जो डराइव हो रही है, कैसे? बाय ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इंप्रूविंग इफिशियंसी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। तीसरा है रिस्क मिटिगेशन, इसका ऑब्जेक्टिव जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, एसेस करते हैं और मैनेज करते हैं पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क को जो भी एसोसिएटेड होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ, जैसे कि डेटा ब्रीचेस हो गए, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया, वेंडर लॉक इन हो गए। रिस्क मिटिगेशन का मतलब होता है कि अगर कोई सिक्योरिटी रिस्क आ गया है तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको एक्सेस करना और मैनेज करना। चौथा है इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, पांचवा है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जिसमें हम मॉनिटर करते हैं और मेजर करते हैं परफॉर्मेंस को क्लाउड रिसोर्सेज के, ताकि
वो रिक्वायर्ड सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स को मीट कर सकें और एक क्वालिटी ऑफ सर्विस दे पाएं। तो ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट इसका ऑब्जेक्टिव है। छठा है बिजनेस कंटिन्यूटी, मीन्स अगर चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी दिक्कत आए, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, और उसका बिजनेस कंटिन्यूस वे में चलता रहना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं हम, प्लान करते हैं और डिजास्टर रिकवरी स्ट्रेटजीज को लगाते हैं ताकि जो डाउन टाइम है उसको रिड्यूस किया जा सके और डेटा लॉस को किसी भी इवेंट में मैनेज किया जा सके। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास सिक्योरिटी गवर्नेंस के? पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट होना चाहिए। दूसरा, हम वैल्यू डिलीवरी कर पाएँ। तीसरा, रिस्क मिटिगेशन करना। चौथा, यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स इफेक्टिव यूजेस ऑफ रिसोर्स कर पाएँ। पांचवा है परफॉर्मेंस अच्छी दे पाएँ। और छठा है कि हमारी किसी भी कीमत पर जो कंटिन्यूटी है बिजनेस की वो नहीं रुकनी चाहिए। बात करते हैं वर्चुअल मशीन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्चुअल मशीन क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या एप्लीकेशन होता है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं किसी सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। एक वर्चुअल मशीन इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन एनवायरनमेंट इंस्टॉल्ड ऑन सॉफ्टवेयर दैट इमिटेट्स डेडिकेटेड हार्डवेयर। एक वर्चुअल मशीन एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल करते हैं और वो अपने डेडिकेटेड हार्डवेयर को इमिटेट करता है। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड इमुलेशन होता है फिजिकल कंप्यूटर के लिए। तो वर्चुअल मशीन क्या है? वर्चुअल मशीन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे ताकि जिस डेडिकेटेड हार्डवेयर के लिए बना हुआ है उसकी जो प्रॉपर्टीज है उनको ये इमिटेट कर पाए। ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड इमुलेशन होता है फिजिकल कंप्यूटर का जो कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ रन कर सकता है और एप्लीकेशंस पे एक साथ काम कर सकता है। ये वर्चुअल मशीन होती है हमारी, जो कि क्या होता है, किसके ऊपर बेस्ड होता है? सॉफ्टवेयर बेस्ड इमुलेशन के ऊपर बेस्ड होता है और ये मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में रन कर सकता है और मल्टीपल एप्लीकेशंस में रन कर सकता है साइमल्टेनियसली। बात करते हैं वर्चुअल मशीन प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो वर्चुअल मशीन के अंदर हार्डवेयर इंडिपेंडेंस होता है क्योंकि वर्चुअल मशीन जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर वर्क कर सकती हैं और इजीली मूव कर सकती हैं एक दूसरे के बीच में। दूसरा है पोर्टेबिलिटी। तो वर्चुअल मशीन जो है उसको हम वर्चुअल इमेज में भी पैक कर सकते हैं ताकि इसको सेफली मूव किया जा सके और एग्जीक्यूट किया जा सके डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स में। तीसरी, इसकी स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि वर्चुअलाइजेशन जो होता है वो अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशंस को जिससे कि वो स्केल कर सके अपने कंप्यूटर रिसोर्सेज को अप और डाउन जब भी वो चाहें। तीसरा, मैनेजमेंट इसका बहुत अच्छा होता है। पांचवा, इसके अंदर सिक्योरिटी इंक्रीज होती है। छठा, आइसोलेशन, क्योंकि हर एक वर्चुअल मशीन जो है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होती है दूसरे से, जिससे इफ वन वीएम सफर्स, इसकी वजह से अगर कोई एक वर्चुअल मशीन कोई भी प्रॉब्लम को सफर करती है तो दूसरी जो है वो अफेक्ट नहीं होती है। ये आइसोलेशन के अंदर होता है। इंक्रीज सिक्योरिटी मतलब क्योंकि वर्चुअल मशीन जो होती है उनके अंदर कंट्रोल्ड एग्जीक्यूशन होता है एनवायरनमेंट का, जो ये अलाउ करता है कि वर्चुअल मशीन मैनेजर जो है वो कंट्रोल कर सके और फिल्टर कर सकते एक्टिविटी जो है गेस्ट प्रोग्राम्स की मैनेजमेंट में, क्योंकि इसमें सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है वर्चुअल मशीन्स का, जिससे कि हमको ये आसान हो जाता है कि कंट्रोल और मॉनिटर कर सकें उनकी परफॉर्मेंस को। तो आप समझ गए होंगे इसमें अंदर हार्डवेयर इंडिपेंडेंस होती है क्योंकि वर्चुअल मशीन बहुत सारे फिजिकल हार्डवेयर पे काम कर सकती है। पोर्टेबिलिटी ये होती है कि वर्चुअल मशीन को हम एक वर्चुअल इमेज के अंदर पैक कर सकते हैं और सेफली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। स्केलेबिलिटी ये होती है कि अगर इसका वर्चुअलाइजेशन हो जाता है तो हम इसके जो रिसोर्सेज हैं उनको अप और डाउन कभी भी ले सकते हैं जब भी हम चाहें। मैनेजमेंट मतलब इसके अंदर एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है वर्चुअल मशीन्स का, जो ये इजी करता है कंट्रोल को और मॉनिटर को, परफॉर्मेंस को। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबिलिटी होती है क्योंकि ये हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्चुअल मशीन काम कर सकती है, जैसे कि चाहे वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज हो या लिनक्स हो या एंड्रॉयड हो। अगला है रिसोर्स एलोकेशन। तो वर्चुअल मशीन जो है वो एलोकेटेड रिसोर्सेज का भी यूज करती हैं। तो वर्चुअल मशीन्स कैन बी एलोकेटेड रिसोर्सेज सच एज सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज व्हिच कैन बी रीअसाइन्ड एज नेसेसरी। तो इसके अंदर रिसोर्स एलोकेशन हो सकता है। ये हाइपरवाइजर का यूज करता है। तो हाइपरवाइजर क्या होता है? ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो मैनेज करता है रिसोर्सेज को और उनके एलोकेशन को वर्चुअल मशीन्स के लिए।
अगला है गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको हम इंस्टॉल करते हैं वर्चुअल मशीन में। द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल इन ए वर्चुअल मशीन कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो कि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो वर्चुअल मशीन्स को वर्सेटाइल बनाते हैं और एक एफिशिएंट सॉल्यूशन बताते हैं जिससे कि वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर रन कर सके ऑन ए सिंगल फिजिकल कंप्यूटर। ठीक, तो हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और कौन कौन से इसकी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला तो इसके अंदर हार्डवेयर इंडिपेंडेंस होता है क्योंकि वर्चुअल मशीन जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल हार्डवेयर पर वर्क कर सकती हैं। दूसरा है पोर्टेबिलिटी होती है क्योंकि हम वर्चुअल मशीन्स को एक इमेज के अंदर पैक करके एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। तीसरा स्केलेबिलिटी होती है इसके अंदर। चौथा मैनेजमेंट कर सकते हैं हम। सिक्योरिटी इसकी अच्छी होती है। इसके अंदर आइसोलेशन होता है क्योंकि अगर एक वर्चुअल मशीन में कुछ दिक्कत आती है दूसरी बाकी जो वर्चुअल मशीन है उनको अफेक्ट नहीं करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंपेटेबिलिटी होती है इसके अंदर। इसके अंदर रिसोर्स एलोकेशन कर सकते हैं, इसमें हाइपरवाइजर का यूज़ कर सकते हैं हम और एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो वर्चुअल मशीन्स को वर्सेटाइल बनाती हैं ताकि ये मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर एफिशिएंटली रन कर सकें किसी भी एक फिजिकल कंप्यूटर के अंदर। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्चुअल मशीन इंप्लीमेंटेशन की। कितने टाइप से हम वर्चुअल मशीन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम दो टाइप से वर्चुअल मशीन का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, एक सिस्टम वर्चुअल मशीन्स, दूसरा प्रोसेस वर्चुअल मशीन्स। तो सिस्टम वर्चुअल मशीन्स क्या होती हैं। These virtual machines provides a computer system platform and allow the execution of an entire operating system। तो ये जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं वो एक जो सिस्टम का प्लेटफॉर्म है उस पर कंप्लीट एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं। सिस्टम वर्चुअल मशीन्स क्या करती हैं, दिस वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड अ कंप्लीट सिस्टम प्लेटफॉर्म। ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म दे देती हैं एंड अलाउज द एग्जीक्यूशन ऑफ एन एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये डिज़ाइन हो जाती हैं ताकि हम एक रियल मशीन जो है उसको रिप्लेस कर सकें और मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में रन कर सकें साइमल्टेनियसली। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम वर्चुअल मशीन इंक्लूड वर्चुअल बॉक्स एंड VMware वर्कस्टेशंस। तो सिस्टम वर्चुअल मशीन में क्या होते हैं कि हम एक रियल मशीन जो है, एक रियल सिस्टम जो है उसको ही वर्चुअलाइज कर देते हैं ताकि हम एग्जीक्यूशन कर सकें उस एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये होता है हमारा सिस्टम वर्चुअल मशीन। दूसरा है प्रोसेस वर्चुअल मशीन, जहाँ पे हम एक पार्टिकुलर प्रोसेस को वर्चुअल मशीन के अंदर एग्जीक्यूट कराते हैं। दिस वर्चुअल मशीन फोकस ऑन एप्लीकेशन फंक्शनलिटी। इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी पे फोकस किया जाता है और इसके अंदर कंप्लीट इंस्टॉलेशन नहीं होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। वहीं सिस्टम वर्चुअल मशीन में हम एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम को ही इंस्टॉल कर सकते हैं। इनके अंदर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट किया जा सकता है ताकि कोई भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन है या प्रोग्राम है वो रन किया जा सके। एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस वर्चुअल मशीन जो है वो है JVM जावा वर्चुअल मशीन, जिसमें जावा के प्रोग्राम्स को रन करते हैं हम, .NET फ्रेमवर्क और कॉमन रन टाइम लैंग्वेजेस, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो है ये प्रोसेस वर्चुअल मशीन का एग्जाम्पल है। तो सिस्टम वर्चुअल मशीन क्या है, सिस्टम वर्चुअल मशीन एक ऐसी मशीन है जो ये कंप्लीट सिस्टम प्लेटफॉर्म दे देती है ताकि हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एंटायरली एग्जीक्यूट कर सकें। प्रोसेस वर्चुअल मशीन क्या होती है, इसमें हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस या एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी को ही मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये सारे जो मशीन इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफर करते हैं जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, आइसोलेशन एंड सिक्योरिटी। और इनको हम वाइडली यूज़ करते हैं वेरियस एप्लीकेशंस के अंदर इंक्लूडिंग सर्वर वर्चुअलाइजेशन, एप्लीकेशन टेस्टिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। अगला टॉपिक है व्हाट इज IAM। IAM की फुल फॉर्म होती है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिटी और एक्सेस को मैनेज करते हैं इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो इंश्योर करता है कि राइट इंडिविजुअल्स जो हैं या सिस्टम जो है वही एक्सेस कर पाए रिसोर्सेज को किसी भी क्लाउड एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, तो IAM क्या है, इसमें हम जैसे कि आप एक बायोमेट्रिक, आप किसी कंपनी में जाते हैं वहाँ पे बायोमेट्रिक सिक्योरिटी लगी होती है जहाँ पे आप अपनी आंखों को स्कैन करके अपने थंब प्रेस करके ही उस पर्टिकुलर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सेस कर पाएंगे। वैसा ही IAM होता है कि आइडेंटिफाई करता है कि कौन इसका ऑथराइज्ड यूजर है, अगर वो है तो ही उसको एक्सेस मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो यही IAM का काम होता है।
कि राइट इंडिविजुअल्स जो हैं वही अप्रोप्रिएट एक्सेस कर पाए रिसोर्सेज का। तो ये क्रिटिकल कंपोनेंट होता है क्लाउड सिक्योरिटी का, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को इनेबल करता है टू मैनेज एंड स्केल वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एक्सेस सिक्योरली। ये एजिलिटी को सपोर्ट करता है और डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस को मैनेज करता है। तो मेजर क्लाउड प्रोवाइडर्स सच एज AWS एंड गूगल क्लाउड जो हैं वो IAM सर्विस का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कि आप गूगल क्लाउड को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पहले यूज़र आइडेंटिफिकेशन देना होगा ना कि आप इसके यूज़र हैं या नहीं है। अगर हैं तभी इसमें आप साइन इन कर पाएंगे, वरना नहीं। तो ये IAM है, क्योंकि ये क्लाउड एनवायरनमेंट्स को सिक्योर करता है और उनका जो रिसोर्सेज में जो एक्सेस है उसको मैनेज करता है। ये हमारे IAM का काम होता है। बेनिफिट्स क्या है IAM के, कि ये सिक्योरिटी को एनहेंस करता है, कॉस्ट रिडक्शन करता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है, कंप्लायंस मेंटेन करता है, IT कॉस्ट को रिड्यूस करता है। तो एनहेंस सिक्योरिटी मतलब IAM जो है वो सिक्योरिटी इंप्रूव करता है बाय प्रोवाइडिंग कैपेबिलिटी सच एज 2-factor ऑथेंटिकेशन, reducing the need for passwords and enabling fine-grained access control। एनहेंस सिक्योरिटी मतलब इसके अंदर हम 2-factor ऑथेंटिकेशन का यूज़ करते हैं ताकि हम एक सिक्योर तरीके से यूजर्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करा पाएँ। कॉस्ट रिडक्शन के अंदर क्या होता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस करना, ताकि जो हमारे यूजर्स हैं वो स्विच कर सकें क्लाउड प्लेटफॉर्म पे और जो कॉस्ट डेटा ब्रीचेस की उसको मिनिमाइज कर सके। तीसरा है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। तो IAM ऑप्टिमाइजेज यूजर एक्सपीरियंस, ये यूजर के एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज करता है, प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करता है, जिसकी वजह से फास्टर और इजियर एक्सेस हो पाता है रिसोर्सेज का बाय यूजिंग सिंगल साइन ऑन। चौथा कंप्लायंस। तो कंप्लायंस में क्या होता है, इट हेल्प्स इन कंप्लाइंग विद डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस एंड अलाउ कंपनीज टू अडॉप्ट एंड रिमेन कंप्लायंट एज रेगुलेशंस चेंजेस क्विकली। इसमें क्या होता है कि हम डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस जो हैं उनको अडॉप्ट कराते हैं कंपनी से, ताकि कभी भी अगर कोई चेंज आया है तो तुरंत की तुरंत वो उसको एक्सेप्ट करें, अपडेट कर हो जाए। पांचवा है IT कॉस्ट को रिड्यूस करना। तो IAM जो है वो IT कॉस्ट को रिड्यूस करता है बाय इंक्रीजिंग डिप्लॉयमेंट स्पीड को, reducing reliance on password resets and minimizing the time employees spend on accessing resources। ये जो बेनिफिट्स हैं वो क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं क्लाउड सिक्योरिटी का, जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकें और स्केल कर सकते हैं वर्कलोड को। ठीक, ये बेनिफिट्स कौन कौन से हैं हमारे पास। पहला तो एनहेंस सिक्योरिटी होती है इसके अंदर, ये कॉस्ट को रिड्यूस करता है, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। ये कंप्लायंस मेंटेन करता है, IT कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने वर्कलोड को मैनेज कर सकते हैं और स्केल कर सकते हैं, ताकि जो वर्क फोर्स है उसको एक्सेस किया जा सके सिक्योरली। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो रिस्क जो है एसोसिएटेड होते हैं IAM के साथ, वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं डिफाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकरेक्टली, कि हम जो रोल्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको डिफाइन करें इनकरेक्टली। यूजर अवेयरनेस का लैक होना इसका डिसएडवांटेज है। इनसाइडर थ्रेट और अब्यूज ऑफ प्रिविलेजेस जो हैं ये इसके पोटेंशियल डेटा ब्रीचेस हैं, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि हम जो अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको गलत डिफाइन करते हैं तो दिक्कत आ सकती है। यूजर के अंदर अवेयरनेस नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। इनसाइडर थ्रेट्स आ सकते हैं, इनके प्रिविलेजेस का अब्यूज करना भी इसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। बात करते हैं आर्किटेक्चर क्या है IAM का। तो आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट जो है वो यूज किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसके की कंपोनेंट्स कौन कौन से, यूजर मैनेजमेंट। तो यूजर मैनेजमेंट क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज फॉर द क्लाउड एंड मैनेजमेंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ओवर द आइडेंटिफाइड लाइफ साइकिल। यूजर मैनेजमेंट ये कंसिस्ट करता है एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज का जो कंट्रोल करती हैं और मैनेज करती हैं आइडेंटिटी लाइफ साइकिल को। दूसरा है ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट, जहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन को मैनेज कर रहे होते हैं। मीन्स ये ऐसी एक्टिविटीज से मिलकर बना होता है जो इफेक्टिवली कंट्रोल करती हैं और मैनेज करती हैं प्रोसेस को, फॉर डिटरमाइनिंग विच यूजर इज ट्राइंग टू एक्सेस द सर्विस एंड वेदर दोज सर्विसेज आर रेलेवेंट टू हिम और नॉट। तो इसमें हम ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम उन्हीं यूजर्स को एक्सेस देते हैं जो ऑथेंटिकेटेड हो, जो ऑथेंटिकेट हो, जो रियल हो। ऑथराइजेशन मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है कि हम
कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं प्रोसेसेस को, ताकि हम ये पता कर सकें कि कौन सी सर्विस को हम अलाउ करेंगे एक्सेस करने के लिए। Access management, it is used in response to a request made by user wanting to access the resource within the organization. So access management क्या होता है? It is used in response to a request made. इसको हम रिक्वेस्ट के रेस्पॉन्स में यूज करते हैं ताकि हम ये पता कर सकें कि जो रिसोर्सेज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उनको एक्सेस दिया जा सके यूजर्स के लिए। डेटा मैनेजमेंट एंड प्रोविजनिंग क्या होता है? द ऑथराइजेशन ऑफ डेटा and identity are carried toward the IT resource through automated or manual processes. Monitoring and auditing means इसमें हम मॉनिटर करते हैं और ऑडिट करते हैं यूजर्स को regarding their access to resources. Operational activities of IAM. In this process, we onboard the new users on the organization system and application and provide them with necessary access to the service and data. Operational activity में हम क्या करते हैं कि जो नए यूजर्स आए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको हम नेसेसरी एक्सेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सर्विसेज और डेटा का यूज कर सकें। क्रेडेंशियल्स एंड एट्रीब्यूट मैनेजमेंट क्या होता है? ये बेसिकली अलॉटमेंट मैनेज करता है यूजर नेम का, डायनामिक पासवर्ड्स का और पासवर्ड एक्सपायरेशंस को हैंडल करने का, इंक्रिप्शन मैनेजमेंट को और एक्सेस पॉलिसीज ऑफ द यूजर्स को मेंटेन करने के जो काम होता है वो क्रेडेंशियल और एट्रीब्यूट मैनेजमेंट का काम होता है। तो ये इसकी साइकिल होती है जिसमें रिलेशनशिप बिगिन होती है। पहले प्रोविजनिंग की जाती है, फिर ऑथेंटिकेशन की जाती है, फिर ऑथराइजेशन की जाती है, सेल्फ सर्विस हो सकती है, पासवर्ड मैनेजमेंट होता है, कॉम्प्लाइंस होता है, डी प्रोविजनिंग की जाती है और रिलेशनशिप एंड हो जाती है। ये आइडेंटिटी मैनेजमेंट लाइफ साइकिल है। ठीक है, इसके बारे में मैं लास्ट उसमें बता चुका हूँ, तो वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बात करते हैं क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ना दबाएं। प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं यार, प्लीज। थैंक यू।